Hello students, today I am going to introduce sample papers for the class 9th. Now let us start from section A. Question number 1. If on a round trip you travel 6 kilometer and then arrive back home. एक आप ऐसे ट्रिप पे जाते हो, यहाँ जैसे आपने ये आपका होम है, ये यहाँ पे ट्रिप पे जाके आप वापस से घर पे आ गए हो, ठीक है. कैलकुलेट योर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रिप. तो आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है बेटा. तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी? 0 रहेगी. ओके, क्योंकि जिस पॉइंट से आप गए थे इनिशियल पॉइंट से और वहीं पे आके आप रुक गए हो, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है? आपकी 0 हो जाती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट्स A, B and C that are 9, 10 and 13. विच ऑफ दिस विल फॉर्म द कैटायन? देखो बेटा, A एलिमेंट है, B एलिमेंट है और C एलिमेंट है. इसका 9 है, इसका 10 एटॉमिक नंबर है, इसका 13 एटॉमिक नंबर है. अब कैटायन कौन सा फॉर्म करेगा? कैटायन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2 और 7. ओके, 2 और 8 और उसकी रहेगी 2, 8 और 3. तो कैटायन कौन सा बनेगा बेटा? ये तो स्टेबल है, कैटायन नहीं बनेगा. ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तभी अपना 8 बनाएगा, ठीक है. बट इसमें 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इट मीन्स ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर सकता है. तो इट मीन्स सी विल फॉर्म द कैटायन इजीली. ओके, तो दिस इज योर आंसर कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट्स A, B एंड C, ये है आपका. तो इसमें एटॉमिक नंबर 13 दैट विल फॉर्म द कैटायन बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8 एंड 3. सो इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन द स्टेबल configuration, that is the octet. Octet means 8 electrons and it will form a cation easily. Okay, now next is what is the similarity in the electronic structure of the following set of atom? lithium. लिथियम में क्या सिमिलरिटी है? सोडियम, पोटाशियम, इनमें क्या सिमिलरिटी है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में? तो देखो बेटा, लिथियम के K शेल में क्या है आपके पास? 2 इलेक्ट्रॉन्स और L में 1. तो ठीक है, टोटल आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है. सोडियम में 11 है, 2, 8 एंड 1. पोटाशियम में 2, 8, 8, 1. ओके, ये आ जाएगा. तो ये आपके इसमें आ गए. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एबो एलिमेंट दैट इज मोस्ट रिएक्टिव एंड वाई? इनमें से कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और क्यों? बट तो आंसर क्या दोगे बेटा? कि पोटाशियम. पोटाशियम इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके, सोडियम और पोटाशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है. ये वाटर के साथ, जैसे सोडियम भी है, हम वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है. ओके, तो दैट्स वाई ये आपका आ जाएगा सोडियम. सोडियम इज मोस्ट रिएक्टिव एंड पोटासियम इज ऑल्सो मोस्ट रिएक्टिव. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. ये बेटा आपके सिलेबस में से अभी जो है कट हो गया है, ठीक है, डिलीट हो गया है. सो नो नीड टू do this. Okay, now question number 5th. Why are antibiotics effective against the bacteria but not against virus? देखो बेटा, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? जो किल करते, जो क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो न्यू पैथोजन सेल की फॉर्मेशन करते हैं. तो एंटीबायोटिक किसको प्रिवेंट करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ न्यू पैथोजन सेल्स, ठीक है. तो जो एंटीबायोटिक है दैट प्रिवेंट द सेल वॉल फॉर्मेशन विच हैपन इन द बैक्टीरियल सेल ओनली. तो बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं, और अगर सेल वॉल की फॉर्मेशन प्रिवेंट हो जाएगी, इट मीन्स जो बैक्टीरियल डिजीज होते हैं बैक्टीरिया के द्वारा, वो इसको आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है. मीन्स जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो किल करता है वो क्या होता है? एंटीबायोटिक्स होता है. ओके, now next question is question number 6. Write the 4 phenomena which were successfully explained using universal law of gravitation.
देखो बेटा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के 4 फिनोमेना बताने हैं, तो कैसे बताओगे? देखो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल फिनोमेना। तो फर्स्ट आपका कौन सा है? देखो क्या 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 बताया था इसने। फर्स्ट बताया इसने कि द फोर्स विच बाइंड अस टू अर्थ, ये भी यूनिवर्सल लॉ पे बेस है। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, दिस इज ऑल्सो द universal law of gravitation. Motion of planet around the sun, okay. And the fourth is occurrence of sea tides due to the attraction of moon and sun, okay. So all these phenomena are based on the law of gravitation. Now next is B part क्या बेटा? The gravitational force between the two objects is 100 newtons. How should the distance between the object that be changed so that the force between them becomes 50 न्यूटन, 50 न्यूटन बन जाए। ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी है बेटा? 100 न्यूटन है। तो कितना डिस्टेंस हमें मतलब चेंज करना पड़ेगा कि फोर्स उनकी क्या बन जाए? उनके बीच में 50 न्यूटन बन जाए। तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखो, सपोज आपने डिस्टेंस दोनों ऑब्जेक्ट का क्या माना है? आर से आर डैश तक माना है बेटा, ठीक है। तो फोर्स कितने तक, कहाँ तक करनी है? 100 न्यूटन से 50 न्यूटन में चेंज करनी है। तो इनवर्स स्क्वायर लगा दो एफ बाय, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर, यही होता है जी m1 m2 अपन में आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ पे आप मान लो एक फोर्स आपने ये इक्वेशन नंबर 1 बना ली, दूसरा इक्वेशन नंबर 2 एफ डैश प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R2 का R2 डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों को आपस में क्या कर दिया? दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। आफ्टर डिवाइडिंग आपका ये रहेगा एफ डिवाइड बाई एफ डैश इज इक्वल टू आर डैश बाई में आर का होल स्क्वायर, ओके। फिर ये स्क्वायर रिमूव कर दो बेटा, यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो मीन्स 100 डिवाइड बाय 50 का रूट एंड दैट इज इक्वल टू √2, ओके। तो आर डैश किसके इक्वल आ गया बेटा? 2r के इक्वल आ गया। तो r क्या है? आपका डिस्टेंस है, ये हमें निकालना है। तो 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414 r, दिस इज द आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। This question is from sound chapter, so this will be deleted beta, has been deleted, okay. Now next is the velocity time graph of an object is shown in the figure. State the kind of motion that the object has from A to B and from B to C, okay. बट ग्राफ इज नॉट शोन इन दिस क्वेश्चन बेटा, ओके। चलो हम देख लेते हैं। स्टेट द काइंड ऑफ मोशन, मोशन बताना किस टाइप का जो है मोशन यहाँ पे बनेगा ए से बी में जाने के लिए और बी से सी में जाने के लिए। तो बेटा इसमें जो होगा जो रीजन होगा ग्राफ का वो यूनिफॉर्म मोशन शो करेगा और बी टू सी जाने के लिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो करेगा, ओके। Now next is identify the part of the graph where the object has zero acceleration and give the region. Zero acceleration के लिए region देना है। zero acceleration कब होगी बेटा? देखो in the region AB of the graph the object has zero acceleration because the velocity in this region that remain constant at 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, क्योंकि एक्सेलेरेशन किस पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी जो होती है वो एक्सेलेरेशन बाय टाइम होती है ना, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द ग्राफ वेयर द ऑब्जेक्ट हैज़ नेगेटिव एक्सेलेरेशन। नेगेटिव एक्सेलेरेशन आपको शो करनी है ग्राफ के अंदर, तो वो आपको जो है ग्राफ जब मिलेगा बेटा तो उसको देख के बता सकते हो। जहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वो फॉल हो रही है 40 मीटर पर सेकेंड से कहाँ तक? 0 तक एट पॉइंट सी, मीन्स बी टू सी जो होती है एक्सेलेरेशन क्या होगी? नेगेटिव होगी, ओके। नाउ नेक्स्ट इज नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट द 2 ways to decrease the pressure on the surface. सरफेस पे प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए 2 रास्ते कौन से हैं? देखो बेटा,
एक तो क्या होता है, अगर फोर्स, क्योंकि जो फोर्स होता है फिजिकल टू एम ए होता है, ठीक है। फोर्स डिक्रीज होगी सरफेस के ऊपर, तभी क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज। अब प्रेशर किस पर डिपेंड होता है, फोर्स बाय एरिया पे। तो इट मीन्स अगर फोर्स डिक्रीज है तो प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा बेटा, ठीक है। लेकिन सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज, बिकॉज दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एक्सप्रेस इट इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखो बेटा क्या है, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन सीजीएस सिस्टम कितनी है, 1.8। 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में होता है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, तो जो डेंसिटी होती है ऐसा यूनिट, इसकी क्या बनेगी ऐसा यूनिट, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होती है, मीन्स नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। जैसे ऑक्सीजन में बेटा 2 होती है, फास्फोरस में 4 होती है क्योंकि इसका फॉर्मूला P4 होता है, सल्फर में S8 होता है तो 8 होती है इसकी एटोमिसिटी, आर्गन है सिंगल फॉर्म में होता है AR, तो इसकी एटोमिसिटी होगी 1। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टेट द एटोमिसिटी। ये हमने इसको ऐसे एक्सप्लेन कर दिया और एग्जाम्पल के तौर पे भी हम इसको ले सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टेट द 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एनायंस एंड कैटायंस। देखो बेटा एनायन और कैटायन में क्या डिफरेंस है। नाउ दिस इज द डिफरेंस एनायन एंड कैटायंस। एनायन में क्या है कि भाई इट इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज। ओके, एनायन इज ऑलवेज बिगर देन द एटम्स फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड। कैटायंस क्या है, इट इज स्मॉलर देन द एटम्स फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड। जो आपके एनायंस होते हैं दैट आर ऑब्टेन बाय एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द एटम्स, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं। कैटायंस कैसे फॉर्म होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं एटम से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स दैट फॉर्म द एनायन। नॉन मेटल्स हमेशा क्या बनाते हैं, एनायन बनाते हैं। मेटल्स हमेशा क्या फॉर्म करते हैं, कैटायंस बनाते हैं। ओके, सो दिस इज योर आंसर। An element X that form the following compounds with the hydrogen, carbon and phosphorus: P2X3, P2X5, H2X2, H2X, CX2 and CX. Find the valencies of X and other elements present in the compounds. P2X3 इसमें जो हैलोजन होता है वो, इसकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 2 होती है, क्योंकि इसका फॉर्मूला बनाओगे तो दिस इज 2, दिस इज 3, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिस विल फॉर्म द P2O3। ओके, P2O3 बनता है। अदर एलिमेंट की जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, 3। P2O5 में कितनी आएगी, देखो P2O5 में हैलोजन की वैलेंसी 2, इसकी 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, ठीक है, इनमें दोनों की 2-2 होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, हैलोजन की 2, हाइड्रोजन की 1, जैसे HX है तो इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो तभी ये फॉर्मूला बनेगा। नाउ नेक्स्ट इज CX2, इसमें 1, इसमें 2 होगी, ठीक है, और इन CX में दोनों में 1-1 होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ आर द CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट एंड द लिविंग बीइंग। देखो बेटा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है वो क्या है, मेन तो क्या करता है, जो ओजोन लेयर है उसको डैमेज करता है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ दैट रिजल्ट इन द मोर यूवी रेडिएशन। ये बहुत ज़्यादा यूवी रेडिएशन छोड़ता है अगर हमारी जो होती है ओजोन डिप्लीशन होती है, और वो हमारे अर्थ के सरफेस तक पहुँचते हैं और वहाँ से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ओके, जितनी यूवी रेडिएशन ज़्यादा होंगी उतनी ही क्या होगी, हायर एनर्जी रेडिएशन होगी, ठीक है, हाई एनर्जी रेडिएशन हाई होगी और वो क्या करेगा, हमारे डीएनए को म्यूटेट कर देगा, ठीक है, उसमें चेंजेस करेगा, और चेंजेस करेगा तो हमें स्किन कैंसर के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है मेंशन एनी 2 ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच वुड लीड टू एन इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ द अर्थ। देखो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती है, तो देखो बेटा सबसे ज़्यादा CO2 कंटेंट इंक्रीज होता है बाय द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, सेकेंड बर्निंग ऑफ द डेड लीव्स एंड अदर प्लांट मटेरियल्स। ओके,
Now the next question is write the definition of health as given by the WHO. WHO क्या है? According to WHO, World Health Organization, health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease or infirmities. Okay, so this is the definition of health. Now list the two factors that affect our health. कौन कौन से बेटा? Clean the physical environment means it would result in pathogenic free environment होना चाहिए, ठीक है. सेकेंड इज माल न्यूरिशमेंट, इसमें क्या होता है बेटा? इनएबिलिटी टू फाइट द डिजीज़, ताकि अगर हमारा न्यूट्रिशन सबसे अच्छा होगा तो हम डिजीज़ से आसानी से फाइट कर सकते हैं. तो और अगर हमारा जो है कुपोषण के शिकार हो जाएंगे अदरवाइज़, ठीक है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, हमारे पास जो खाने की जो समस्या होती है वो एराइज हो जाती है और इससे हमारे डिजीज़ जो होते हैं डिजीज़ ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है. और अगर हमारा माल न्यूट्रिशन सबसे अच्छा होगा तो हम क्या करेंगे? डिजीज़ से आसानी से फाइट कर सकते हैं. ओके, तो ये आपके दो फैक्टर्स हैं जो हमारे हेल्थ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं. नाउ ये अगला क्वेश्चन आपका और में है, ठीक है, ऑप्शन में गिवन है बेटा. एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एनी डिजीज. देखो, देर आर द टू वेज टू ट्रीट द इन्फेक्टियस डिजीज. फर्स्ट इज रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, एंड सेकेंड इज किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ द इन्फेक्टियस एजेंट. देखो, the principle involved is that the effect of decrease is lessened without killing the infectious agent, which is done either by taking medicines and antibiotics, ठीक है, as well as taking appropriate rest so that the body heals. ठीक है, तो हमें डिजीज़ के इफेक्ट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? या तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा? मेडिसिन लेनी पड़ेगी या एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी या प्रॉपर हमें रेस्ट लेना पड़ेगा, तभी हम डिजीज़ से के इफेक्ट को थोड़ा कम कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ इन्फेक्टियस एजेंट. देखो बेटा, कैसे कर सकते हैं, कैसे मार सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को? इन्फेक्टियस जो एजेंट्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगई, हेलमेंथस, प्रोटोजोआंस, उनके अंदर कुछ एसेंशियल बायोकेमिकल्स लाइफ प्रोसेसेस होते हैं. ये प्रोसेसेस जो होते हैं रेस्पिरेशन के पाथवे के लिए या नया सब्सटेंस बनाने के लिए ही पॉसिबल होते हैं. तो जो ड्रग्स अवेलेबल होती हैं जो हमारे इस प्रोसेस को ब्लॉक करती हैं, वही क्या करती हैं? इन्फेक्शियस एजेंट को किल करती हैं. तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो एक केमिकल प्रोड्यूस होता है माइक्रोब्स के द्वारा. वही क्या करता है, जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को या उनको की ग्रोथ को रोकता है या उन्हें किल कर देता है विदाउट हार्मिंग द हार्मफुल सेल्स. तो हार्मफुल सेल्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता. तो ये एंटीबायोटिक्स होते हैं, जैसे पेनिसिलिन जी है बेटा, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू. देखो बेटा, जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस है? जाइलम कंडक्ट करता है वाटर और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को, ठीक है, और फ्लोएम कंडक्ट करता है ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को वेस्कुलर प्लांट्स में, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज, जो आपका जाइलम है उसमें कंडक्शन यूनी डायरेक्शनल होती है, मतलब फ्रॉम रूट्स अपवर्ड जाती है. ओके, जो कंडक्शन होती है फ्लोएम के अंदर वो सभी डायरेक्शन में होती है, फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, तो इस केस में क्या होता है बेटा? देखो, जो कंडक्टिंग चैनल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ट्रैकेट्स एंड वेसल्स होते हैं. ओके, फ्लोएम के केस में कंडक्टिंग चैनल सेव ट्यूब्स होते हैं, ठीक है. पॉइंट नंबर 4, ट्रैकेट्स, वेसल्स, फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ जाइलम, बट ओनली पैरेन्काइमा दैट इज लिविंग, अदर्स आर डेड. इन केस ऑफ फ्लोएम, सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा, ये कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, बट ओनली फाइबर्स दैट आर डेड, केवल फाइबर ही डेड होते हैं. जाइलम में क्या होता है बेटा? इट प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, and in phloem it does not provide any mechanical strength. Okay, now the next question is beta, this question is not included in your syllabus. Okay, this has been deleted from your syllabus. Now next is,
How would you arrive at a mathematical formula to measure the force using the second law of motion? Define the unit of force using this formula. देखो बेटा, Newton's second law of motion states that the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the external unbalanced force applied on it, and that takes place in the direction of applied force. Okay. Let an object of mass m that was initially moving with velocity u. तो इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, p1 इज इक्वल टू एम यू. अब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो यही क्या होगा, जो वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की वो चेंज हो जाती है u टू v, फाइनल v में चेंज हो जाती है, तो इसको बोलेंगे p2 mv. तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा, p2 माइनस p1, तो मीन्स mv माइनस mu. ठीक है, तो ये आ जाएगा mv माइनस u. ओके, ये आ जाएगा आपका. अब चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, p2 माइनस p1 ओके इनटू में t, तो m v माइनस यू इंटू में t. और फोर्स किसके इक्वल होता है बेटा, एम ए के इक्वल होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो सेकेंड लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द applied force. तो force is directly proportional to p2 minus p1 into में t and force is directly proportional to m into में a. proportionality साइन रिमूव कर दो बेटा, f is equal to k m a, ये आ जाएगा आपका. ठीक है, तो यूनिट ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे, देखो अगर मास 1 है तो एक्सेलरेशन भी 1 है, तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा. इट मीन्स वैल्यू ऑफ k ऑल्सो बिकम 1. तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन, 1 न्यूटन. 1 न्यूटन कैसे डिफाइन करेंगे कि वो फोर्स जो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है जब हम उसके ऊपर 1 kg का मास अप्लाई करते हैं. ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा. अब नेक्स्ट देखो बेटा, बी पार्ट इसका. अ बुलेट ऑफ मास 10 gram traveling horizontally with the velocity of 150 meter per second strike a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Calculate the magnitude of force exerted by the wooden block on the bullet. तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, देखो ये देखो बेटा, यहाँ गिवन है मास कितना है 10 ग्राम, इसको हम केजी में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 10 बाय में 1000 केजी, ये आ जाएगा आपका 0.01 केजी. ओके, मास आपको गिवन है बेटा. इनिशियल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड गिवन है, फाइनल आपकी 0 है, टाइम आपका 0.03 है. तो आप फॉर्मूला लगाओ v माइनस यू इज इक्वल टू v प्लस यू इज इक्वल टू AT. ओके, यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल लो, क्या आ जाएगा, v माइनस यू डिवाइड बाय में t. ओके, अब इसमें v माइनस होता है, v माइनस यू इज इक्वल टू AT. ओके, तो ये आपका आ जाएगा इधर. v की वैल्यू बेटा 0 है, u की वैल्यू है आपकी 150 डिवाइड में टाइम आपको 0.03 दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, माइनस में आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, फिर आपको बेटा डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है, तो क्या आ जाएगा, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as. यहाँ से s निकाल लो, क्या आ जाएगा, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर डिवाइड बाय 2a. अब v स्क्वेयर कितना है 0, ये आ जाएगा 0 का स्क्वेयर माइनस 150 का होल स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई माइनस 5000. तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2.2 मीटर पर सेकेंड, 2.25 मीटर. ओके, मीटर में आएगा डिस्टेंस बेटा. ठीक है, अब जो फोर्स एग्जर्ट होती है बुलेट के थ्रू वो आपकी कितनी होगी, 0.01 मीन्स F इज इक्वल टू एम ए. मास गिवन है बेटा जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, और आपको एक्सेलरेशन गिवन दैट इज -50 न्यूटन. अब माइनस साइन क्या शो करता है कि फोर्स जो होता है रिटार्डिंग फोर्स है, जो इट मीन्स जो मोशन होता है वो कौन सी डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. डिफाइन वर्क, गिव SI यूनिट ऑफ वर्क, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द पॉजिटिव वर्क डन. देखो बेटा, जो वर्क है क्या, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग on the object multiply by the distance moved by the object in the direction of applied force.
तो देखो कैसे होगा, जो वर्क है, वर्क क्या है, कांस्टेंट फोर्स के इक्वल होता है, मीन्स कांस्टेंट फोर्स W इज इक्वल टू F इंटू में S, ये होता है। ऐसा यूनिट वर्क की क्या होती है, जूल होती है। और एक जूल को कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं और दैट आर मूविंग थ्रू 1 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वर्क डन इन पुशिंग ए कार्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू 250 न्यूटन। स्टेट द टाइप ऑफ वर्क डन, किस टाइप का काम होगा। तो देखो बेटा, इसमें जो फोर्स अप्लाइड होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सो एज टू कम द फोर्स ऑफ, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फोर्स क्या होगी, 250 न्यूटन होगी। डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज एस आपको गिवन है, सीधा फॉर्मूला लगाओ, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। फोर्स आपको 250 गिवन है, डिस्प्लेसमेंट आपकी 50 है, तो टोटल क्या आएगा 12500 जूल। ओके, तो वर्क कैसा आएगा, पॉजिटिव वर्क डन आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज what will be the work done if the displacement of the object is perpendicular to the direction of force। तो देखो क्या होगा वर्क डन, अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस आता है, if the displacement is perpendicular to the direction of force then work done will be 0। ओके, तो 0 वर्क डन आपका आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज when an object moves on a circular path what will be the work done। वर्क डन क्या रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो work done on an object is 0 when it moves in a circular path because displacement is perpendicular to the direction of force। ओके, तो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो सारा किस पे डिपेंड है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस पे डिपेंड है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, गिव एन एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, जो एनर्जी प्रेजेंट होती है बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और इट्स कॉन्फ़िगरेशन, और उसके अंदर जो भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है EP किसके ऊपर होती है, mgh के ऊपर होती है, मास पे डिपेंड करती है, ग्रेविटी पे एंड हाइट पे डिपेंड करती है, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं इसको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी पार्ट, the car of mass 2000 kg is lifted up a distance of 30 meter by a crane in 2 minutes। what is the power supplied by the crane and g value is given। देखो बेटा क्या क्या गिवन है, सबसे पहले आपको मास गिवन है, क्या गिवन है, मास। कार का मास है 2000, वर्टिकल डिस्टेंस दे रखा है आपको 30 मीटर, टाइम 2 सेकेंड दे रखा है, तो 2 × 60 दैट इज 120 सेकेंड। अब इसका वर्क कितना हुआ, W इज इक्वल टू mgh, W किसके इक्वल होता है, mgh के इक्वल होता है, तो जो पावर सप्लाई होगी क्रेन के द्वारा वो क्या होगी, P इज इक्वल टू WT। अब ये क्या है, mgh इंटू में T। ओके, तो इट मीन्स दिस इज 2000 मास, ग्रेविटी 9.8 and height is 30, and after that it here multiply sign is here use, 30 multiply 120 is the second and that is the 4900 watt। इसको चेंज करेंगे किलोवाट में तो 4.9 किलोवाट इज द आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज wet cloth dry up similarly when we spill water on the floor, it dries up after some time। in both the cases, यहाँ cases आएगा बेटा, change of state from liquid to vapors takes place without reaching the boiling point। इस फिनोमेना का नाम क्या है, इस फिनोमेना का नाम क्या है बेटा, इवेपोरेशन है ये, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ द चेंज अकर एट द टेम्परेचर लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट। अगर इसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जाता है तो कौन कौन से इसमें चेंजेस आते हैं, देखो। The molecules of waters which are moving at a very high speed, that is higher than the average speed, that leave the surface and goes into the atmosphere, that's why the evaporation process takes place। so this is the answer। now next is point number 3, mention the 3 factors which determine the rate at which the change of state from water to vapors that occur at the room temperature। तो वे 3 फैक्टर्स बताने हैं बेटा, देखो कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे फर्स्ट आता है आपका, देखो फर्स्ट इज सरफेस एरिया, greater the surface area greater will be the rate of evaporation।
जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना आसानी से इवेपोरेशन हो जाएगी। सेकेंड इज टेम्परेचर, जितना आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी। इट मीन्स रेट ऑफ इवेपोरेशन इज ऑल्सो ग्रेटर। ओके, एंड आप जो होता है थर्ड फैक्टर आप इसमें बता देते हैं ह्यूमिडिटी। जितनी ह्यूमिडिटी क्या होगी, कम होगी, उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है कम होगा। ओके, सो दीज आर द 3 फैक्टर्स विच डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ change of evaporation. Okay, students, please learn and write all these question answers of this sample paper. Thank you.